मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं डॉक्टर सायरा बानो फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत कहानी स्वयं प्रकाश की, जिसका शीर्षक है एक खूबसूरत घर। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ जितनी उत्तेजना पैदा करती हैं उतने ही हमारे दिलों को सुकून भी देती हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की थी अपने थीसिस की और विषय चुना था इनकी कहानियों को, उस समय मैं नहीं जानती थी इनकी कहानियों का मर्म। उनकी कहानियों को मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया इनकी कहानियों को और उसमें मैं डूबती चली गई। और इसे पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये कहानियाँ कैसे अछूती रह जा रही हैं हमारे समाज से। इन कहानियों को सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और मेरी थीसिस कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि इन्हें मैं हर लोगों तक पहुंचाऊं, और इसीलिए मैंने इनकी कहानियों को पारी पारी आपके सामने प्रदर्शित किया है। मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। तो आज की जो कहानी है ये बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत से संदेश छिपे हुए हैं। स्वयं प्रकाश ने लगभग 250 कहानियाँ लिखी हैं और उनकी कहानियों का सबसे सुखद आश्चर्य ये है कि उनकी कहानियों में जो पात्र हैं वो काल्पनिक पात्र नहीं है। जिस तरह कुर्बान भाई, ऊकचंद, वकील, इसके अलावा हम देखें तो केवल राम, अविनाश, मोन्टू, ये सारे पात्र वास्तविक रूप में अपने नामों के साथ उसमें मौजूद है। इतने पात्र हैं जिसकी गिनती खत्म ही नहीं होती है। और इसके बारे में वे कहते हैं कि आखिर स्वयं प्रकाश ने ऐसा क्यों किया। अगर वे चाहते तो काल्पनिक नाम भी रख सकते थे। इसके बारे में उनकी खुद की दी हुई सफाई हम सुनते हैं। वे कहते हैं, हर नाम की एक ध्वनि होती है और उसकी एक अलग छवि बनती है। उसके बदले कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। एक शब्द के पर्यायवाची शब्द तो हो सकते हैं, पर शब्द समानार्थी नहीं हो सकते। आगे वे कहते हैं, हो ही नहीं सकते। अब मसलन कुसुम, पुष्पा, सुमन और फूल या फूलवती का नाम कि 4 लड़कियों का तसव्वुर कीजिए। हर एक शक्ल एक दूसरे से अलग होगी, हर एक के गुण एक दूसरे से अलग होंगे, चाल चलन अलग होगी। यही क्यों? एक ही नाम के 2 रूप को ले लीजिए, रेणु और रेणु। एक है सीधी साधी और एक है चंचल। तो इसी कारण से स्वयं प्रकाश ने वास्तविक नामों को ही अपने पात्रों के रूप में चुना। अब मैं कहानी पढ़ती हूँ एक खूबसूरत घर। और ताज्जुब की बात है कि वह घर दिखने में बिल्कुल आम घरों जैसा। घर में एक मम्मी थी, 2 बच्चे थे और एक पापा थे। 2 बच्चे इसलिए नहीं थे कि मम्मी पापा को अपने देश से बहुत प्यार था या उनके भविष्य की उन्हें चिंता थी, बल्कि इससे ज़्यादा वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा और भी कई अच्छी बातों के साथ था। अच्छाई मजबूरी थी। पापा नौकरी करते थे, पापा तनख्वाह लाते थे, घर को जो चाहिए वह पापा खरीद कर लाते थे। बच्चों को जो चाहिए पापा से कहना पड़ता था। बच्चे कहना नहीं मानते तो मम्मी उन्हें पापा का डर बताती। आने दो, पापा को बताती हूँ। पापा पुलिस थे, पापा न्यायाधीश थे। बच्चे एक दूसरे की शिकायत पापा से ही करते थे। वे अपने मूड और विवेक के अनुसार दंड या क्षमा दे सकते थे। इससे आगे कोई अपील नहीं थी। पापा डॉक्टर भी थे। कहीं चोट लगी, कुछ दुख रहा है, क्या करना है, पापा मम्मी को अनुदेश देते थे। मम्मी जिनका तत्परता से पालन करती थी। पापा आश्वस्त भी थे, कुछ नहीं होगा, सो जाओ, या कोई खास बात नहीं है, खेलो जाओ। बच्चे बीमारी से उठते तो पापा ही तय करते कि आज बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे।
पापा दौरे पर जाते तो मम्मी पड़ोसन आंटी की 10 साला बिटिया को बुलाकर पास सुलाती और डंडा पास रख कर सोती। फिर भी सारी रात उन्हें डरावने सपने आते। पापा डंडा थे, पापा चौकीदार थे, पापा सेनापति भी थे। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी साफ साफ इशारा कर रहे हैं, यह एक पितृ सत्तात्मक परिवार था। यानी हमारे भारतीय परिवार जो ज़्यादातर पुरुष प्रधान होते हैं, यहाँ औरतें सिर्फ एक सहारा बनकर रह जाती हैं। वे बैसाखी के सहारे चलती हैं और वो बैसाखी होते हैं उनके पुरुष। वे कोई निर्णय भी नहीं ले पाती, सिर्फ आज्ञा का पालन करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं इस कहानी को। पापा के और भी कई उपयोग थे। लोहे की अलमारी पापा ही सरका सकते थे, टूटे स्टूल की मरम्मत पापा ही कर सकते थे, खराब रेडियो पापा ही ठीक कर सकते थे, गेहूं पापा ही पिसवा कर ला सकते थे, रसोई में सांप या चूहा अगर कुछ घुस जाए तो पापा ही उसे भगा सकते थे या मार सकते थे। राइट या पास्ट टेंस पापा को ही आता था। रिमेंबर की स्पेलिंग पापा को ही आती थी। अच्छे खासे कैलेंडर और डायरिया रद्दी कहकर पापा ही सिर्फ फेंक सकते थे। बच्चों को हवा में उछालकर पापा ही झेल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका और मंडेला और समाचारों में आने वाली नई बातों का अर्थ सिर्फ पापा को ही पता था। पापा को हरा रंग पसंद है, इसलिए घर के पर्दे हरे रंग के होने चाहिए। पापा को पान खाना चिपनेस लगता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई पान नहीं खाता। पापा को अमिताभ बच्चन से सख्त चिढ़ है, इसलिए जब भी उनकी पिक्चर आती है टीवी बंद कर दिया जाता है। यानी पापा की ही पसंद घर में चलती है। पापा खटाई नहीं खाते, इसलिए घर में कोई खटाई नहीं लाता। पापा मॉर्निंग वॉक, BBC, लौकी के घोर प्रशंसक हैं, इसीलिए किसी को अच्छा नहीं लगने पर भी इसकी आलोचना घर में नहीं कर सकता है। मजाक में कुछ भी कह लो, पापा बुरा नहीं मानते। अब ये सारी बातें तभी तक है जब तक बच्चे छोटे हैं, पर तब तक तो है ही। घर में एक मम्मी भी थी। मम्मी खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, मम्मी कपड़े धोती थी, मम्मी झाड़ू पोछा करती है, बच्चों का बैग जमाती है, उन्हें तैयार कर स्कूल भेजती है, होमवर्क में उनकी मदद भी करती है और रात में उन्हें थपकी देकर सुलाती भी है। उनके खुद के शब्दों में वह दिन भर खटती थी, लेकिन उनका खटना दिखाई नहीं देता था। उनका परिश्रम टेकन फॉर ग्रांटेड था। घर के सब लोगों को अपने कपड़े धुले, प्रेस किए मिल जाते थे। दोनों वक्त खाना पका हुआ मिल जाता था। इसलिए यह सब कैसे और किस मेहनत से हुआ, इस बेकार के सवाल पर कोई माथापच्ची नहीं करता था। हाँ, कोई कसर रह जाए तो मम्मी को सुनाना नहीं भूलते थे। मम्मी चुपचाप सारा दोष स्वीकार कर लेती थी। मम्मी को देखने के लिए थे दफ्तर जाते पापा, स्कूल से लौटते बच्चे और आजू बाजू के मकानों की खिड़कियाँ थी। सुनने, रेडियो और मनोरंजन के लिए टीवी सीरियल या चित्रहार था। वे अखबार उठाती तो मैले कपड़े बुला लेते, पत्रिका उठाती तो महंगाई का झिकना झिकने वाली और सारे मोहल्ले की लेडीज़ की बुराइयां करने वाली पड़ोसन, और सिलाई कढ़ाई उठाती तो सब्जी वाला, ब्रेड वाला, दूध वाला, पुराने कपड़ों के बदले बर्तन की बची खुची कले करने वाले, बचे खुचे कलाई कर या मेहतरानी या 11-13 पर सीधा मांगने वाले पहुंच जाते थे। मम्मी के एक रस निरस जीवन के भी कुछ आसरे थे। वे धीरे धीरे फीके पड़े या फिर पीछे छूट गए। मसलन पीहर की यादें, कॉलेज के किस्से, सहेलियों की छेड़छाड़, सलवार कमीज दुपट्टा के फैशन, खूब मिर्च वाले चटपटे गोलगप्पे, लिपस्टिक के सेट्स और राजेश खन्ना की पिक्चरें। और चीज़ें भी खो गई। अमुक या अमुक से शादी के सपने,
और उनके खिलंदड़े देवा स्वप्न घुंघराले बाल वाले एक लड़के द्वारा किताबों में छिपा कर दिए गए प्रेम पत्र, जड़ी कोटे वाली शादी की भारी भारी साड़ियाँ, मित्रों सहेलियों द्वारा समय समय पर दी गई छोटी छोटी भेंटें, माँ बनने से पहले की लंबी और सुरम्य यात्राएं, गृहस्थी के नए और मजेदार अनुभव, उदास और स्वप्निल कर देने वाली पुरानी फिल्मी गाने। मम्मी के पैरों में ढेरों बेवाइयाँ थीं, मन में अपार थकन और मस्तिष्क में अनंत ऊब। मम्मी के बाल पुछड़ी जैसे रह गए थे, मम्मी की कमर पर चर्बी के परते चढ़ गई थी, मम्मी की छातियाँ बेडौल और लटकी हुई थी। मम्मी टहलने का महत्व जानती थी, जॉगिंग और एक्सरसाइज जैसी चीज़ों का उन्हें पता था। गोरा होने के कई नुस्खे उन्हें रटे हुए थे, चेहरे से झाइयाँ हटाने के कई तरीके उन्होंने पत्रिकाओं में पढ़े और बालों को लंबे, काले और घुंघराले बनाने की तरकीबें उन्होंने खुद कईयों को बताई थी। लेकिन अब ये सब उनकी रुचियों के केंद्र में नहीं थे, सब परिधि पर चला गया था। किसके लिए करना है ये सब, कहाँ जाना है, अब बन ठन कर क्या होगा, सज सवर कर भी क्या होगा, सुचिक्र सुडौल होकर भी कौन देखने वाला है। शरीर को उन्होंने केवल माध्यम माना था, सुखी संपन्न घर परिवार पाने का हो गया, अब उसकी परवाह करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि उनकी दुनिया इस कदर चार दीवारों में कैद है कि जैसे जेल में क्या कोई सजता संवरता है। अब मम्मी की दिलचस्पी के केंद्र में दूसरी चीजें थी, जैसे नींबू के उपयोग, छोटी मोटी तकलीफों के घरेलू नुस्खे, करेले और टमाटर के अचार बनाने की विधि, पुराने कपड़ों के कुशन मैट्रेस बनाने की कला आदि। घर में दो बच्चे भी थे, वे कुछ नहीं समझते थे, वे सदा सच बोलते थे, इस पर पीटते थे, फिर वे झूठ बोलने लगे, इस पर और पीटे। उनकी बचकानी बातों से मम्मी पापा का मनोरंजन होता था। वे लाड़ में भरकर बच्चों को चूमने लगते थे। बाद में ऐसी ही बातों के लिए बच्चे डांट खाने लगे। कभी कभी पापा उन्हें खिलाते थे, दरअसल भी उन्हें खिलाते नहीं बल्कि उनसे खेलते थे, यानी बच्चे पापा के लिए मन बहलाने के साधन मात्र थे। बच्चों के लिए वह बहुत सारी चीजें मना थी जो मम्मी के लिए भी मना, पापा के लिए तो नहीं ही थी। बच्चों की एक अलग दुनिया भी थी, उनके हमजोलियों की दुनिया थी। वहाँ एक दूसरे के कान में गुप्त रहस्य बताने का, एक दूसरे के आगे अपने घर, खिलौने, मम्मी पापा का रौब मारने का, उत्सुकता के साथ मुक्त भावुक होने का या भीत होने का, रूठने मनाने का और एक दूसरे को सहारा देने का अतीन्द्रिय आनंद भी था, जिसमें अच्छे से अच्छे पापा और प्यारी से प्यारी मम्मी का प्रवेश वर्जित था। कुल मिलाकर बच्चे बहुत ही अच्छे थे। उनमें एक ही बुराई थी, वे याद बहुत रखते थे। बचपन की नाइंसाफियों को वे बड़े होने तक भी याद रखते थे और मम्मी पापा के व्यवहार की 20-20 साल तक समीक्षा की जाती थी। फिर भी कुल मिलाकर वह एक घर था, आम घरों की तरह सुंदर और प्यारा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन पापा घर नहीं लौटे। शाम को रात हो गई, मम्मी फिक्र के मारे अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। बच्चे पहले तो खेल में व्यस्त रहे, बाद में वे भी उदास हो गए। पापा क्यों नहीं आए? क्या पापा रात को नहीं आएंगे? बच्चे पहले पापा के बारे में मम्मी से सवाल करते रहे। फिर यह देखकर कि मम्मी उनके सवालों से परेशान हो रही है, वे चुप हो गए, वहाँ से हट गए और फुसफुसाते हुए आपस में ही सवाल जवाब करने लगे। वे एक दूसरे को दिलासा नहीं दे सकते थे, उनके पास सिर्फ प्रश्न थे, उत्तर उनके पास नहीं थे।
वे रुलाई के कगार पर पहुंचकर वापस आ जाते। उन्हें भूख भी लगी थी। मम्मी ने अभी तक कुछ नहीं बनाया था। छोटा बच्चा तो भूखा ही सो गया। मम्मी बेचैन हो गई और शर्मा जी के घर गई। शर्मा जी पापा के ऑफिस में ही काम करते थे। शर्मा जी को कुछ भी पता नहीं था कि पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे। उन्होंने बुसट पहनते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता करता हूँ कि वे कहाँ हैं। मम्मी जी वापस अपने घर लौट गई। तभी मम्मी को ध्यान आया कि घर की बत्ती भी आज नहीं जली है, खाना भी नहीं बना है। छोटा बच्चा तो सो भी गया, बड़ा भी रोज की तरह भूख नहीं कर रहा है। वह यह सब सोचकर रुआसी हो गई। क्या करे, किसके पास जाए, कहीं से फ़ोन करे, क्या हो गया होगा, पापा क्यों नहीं आए अभी तक। मम्मी के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं उसी मिसेज भार्गव के पास तो नहीं चले गए, कहीं किसी देखना अभी किसी अस्पताल से खबर आएगी कि आपके पति ... यानी आशंकाएं बुरी बुरी मम्मी के मन में आ रही थी। अच्छी कोई बात उनके मन में नहीं आ रही थी पापा के देर से आने पर। और पापा जो घर की एक बैसाखी थे, बुनियाद थे, उनके नहीं आने पर मम्मी जैसे अपने आप को बेबस और लाचार पा रही थी। और उनका मन भी नहीं लग रहा था कि वो बच्चों को भी देखे या उनका ख्याल रखे। इस कहानी को अगर हम लोग देखते हैं तो इस कहानी को जिस तरह हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये कहानी, हाँ, ये किसी भी घर की हो सकती है, किसी भी आम मध्यम वर्ग के घर की कहानी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में पापा का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो पुरुष प्रधान ही है। औरतें अपने आप को बेसहारा कमज़ोर करके पुरुष के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाती हैं। और इसका ही ये नतीजा है कि जब वो पुरुष थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल होता है तो बेबस और लाचार औरत हो जाती है। मम्मी की भी वही दशा अभी हो गई थी। मम्मी की छाती पर जैसे किसी ने सील रख दी। क्या करूँगी मैं, उनके बिना कैसे जीऊँगी, कैसे इन दोनों बच्चों को पालूंगी। वह भगवान का नाम लेने लगी, जाप करने लगी, प्रसाद बोलने लगी, मन्नतें मांगने लगी। इस बार भगवान, इस बार मेरे सुहाग की रक्षा कर दो। पता नहीं कब उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। मम्मी को रोता देख बड़ा बच्चा सकपका गया। उसने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से माँ के आंसू पोंछे और बोला, रो मत मम्मी, पापा जरूर आएंगे, पापा को कुछ नहीं होगा। मम्मी चुप हो गई। बच्चा दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजे के पीछे खड़े होकर खुद रोने लगा। मम्मी ने बच्चे को फिर से शर्मा जी के घर भेजा। उसने आकर बताया कि शर्मा अंकल खाना खा रहे हैं। तब तक रात के 11 बज चुके थे और तभी पापा आ गए। इतनी देर कहाँ लग गई? मैं शर्मा जी के, मम्मी बोली। पहले तो मीटिंग चल रही थी, फिर स्कूटर खराब हो गया, रास्ते में पहले तो करंट ही नहीं मिल रहा था, फिर कीकी टूट गई, ठेलता हुआ लाया हूँ, मैकेनिक की दुकान भी बंद थी, बाप रे थक गया। क्या हुआ? उल्टे वो सवाल करते हैं। तो क्या हुआ? परेशान तो मैं था। मम्मी कुछ नहीं बोली। जो हुआ वह बताया नहीं जा सकता था। बच्चा भी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप पापा के पास गया और उनके काले काले रोओं वाले मजबूत हाथ को दोनों हाथों से पकड़कर उनसे सटकर खड़ा हो गया। मम्मी ने पूछा, चाय बनाऊं? और वो रसोई में चली गई। हाँ, यह घर था। दुनिया में जो भी खूबसूरत बातें रह गई हैं उनमें से एक खूबसूरत बात ये भी है कि हाँ, यह घर था और एक खूबसूरत घर था जहाँ पर एक दूसरे पर लोग निर्भर भी हैं और प्यार भी करते हैं और उनके बिना अपने को अधूरे भी समझते हैं।
अब इस कहानी को अगर हम देखें तो भारतीय परिवार में पुरुष की वर्चस्वता ने स्त्री के जिस व्यक्तित्वहीनता को जन्म दिया है वह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे वट का पेड़ अपने आसपास कुछ पनपने नहीं देता, भारतीय परिवारों में पिता की स्थिति लगभग यही है। यहाँ पर पुरुष वर्चस्व की कहानी है। कहानी सिर्फ 3-4 घंटों के अंतराल की ही है जो सारे भाव को व्यक्त कर देती है। इस 4-5 घंटे में यहाँ पर स्त्री की असहायता और आधारहीनता को सामने ला दिया है स्वयं प्रकाश ने। यह एक सामंती चेहरा है भारतीय परिवारवाद का, जहाँ पर स्त्री सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की तरह रह जाती है। उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। उसका अस्तित्व, उसका अतीत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य, और भारतीय परिवारों में उसके अस्तित्व का गला घोंटा जा चुका है। मैं कुछ और अच्छी और खूबसूरत कहानियों के साथ आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।